हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा और नया सीखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि असर्शन एंड रीजनिंग का है। असर्शन गिवन है, व्हाट वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी। मीन्स कोई भी कमोडिटी जिससे आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है तो वो यूटिलिटी कहलाती है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है यूटिलिटी मे नॉट हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरालिटी। ये कहता है कि यूटिलिटी में मोरालिटी की करैक्टरिस्टिक्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जैसे कि नशा करने वाला पर्सन है उसको उस नशे से यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन अदर पर्सन है उसके लिए वो मोरालिटी का काम नहीं करती, उससे यूटिलिटी नहीं मिलती जो नशा नहीं करता। तो इसका मतलब यूटिलिटी का मोरालिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारा असर्शन एंड रीजन दोनों ही ठीक हैं। तो अब यूटिलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। यूटिलिटी दो तरह की है यहाँ, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। जो कार्डिनल यूटिलिटी होती है उसको मेज़र किया जाता है नंबर्स में, और जो ऑर्डिनल होती है उसको मेज़र किया जाता है ऑर्डर्स में। और इस जो कार्डिनल है इसको हम यूटिल्स में मेज़र करते हैं। इसके लिए जो यूनिट दी हुई है उसको बोलते हैं यूटिल्स, और जो ऑर्डिनल होती है उसको हम रैंक्स देते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है जो ये कार्डिनल यूटिलिटी है इसको अप्लाई किसने किया था, प्रोफेसर मार्शल ने। और जो ऑर्डिनल थी उसको J.R. हिक्स ने। ठीक है। और जो कार्डिनल है उसका अदर नेम क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस, और ऑर्डिनल का अदर नेम क्या है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, अब जो कार्डिनल है वो मार्शल ने दी, तो अब कार्डिनल के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं CM। कार्डिनल के लिए C और मार्शल के लिए M। हम CM वर्ड है वो हमेशा एक साथ बोलते हैं। ठीक है। तो कार्डिनल को हमेशा याद रखेंगे, कार्डिनल C, कार्डिनल का C का कार्डिनल, एंड M मीन्स मार्शल। ठीक है। तो CM बन गया। अच्छा, अब देखते हैं कि जो ऑर्डिनल है उसके लिए क्या हो सकता है। हम हमेशा ऐसे बोलते हैं ना, OIC बोलते हैं, OIC। तो देखिए O से क्या बना, ऑर्डिनल। H से क्या बना, हिक्स। IC मीन्स इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है। अगर आप इस एक को भी याद रख लोगे तो इस सेकंड वाला अपने आप याद रह जाएगा। मीन्स O मीन्स ऑर्डिनल, H मीन्स हिक्स, IC मीन्स इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, OIC। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। आगे है, व्हेन स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वाइड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिकम डिफिकल्ट। ये कह रहा है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर वाइड होगा तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल डिफिकल्ट हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर कह रहा है, नैरो स्पैन मोर कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज ऑफ फ्यूअर लेवल्स थस रिक्वायरिंग फ्यूअर मैनेजर्स। इसको अब देखें कि आंसर क्या है, उससे पहले समझना पड़ेगा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है। जो वाइड और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ये होता क्या है। देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट अ मैनेजर और सुपीरियर या सुपरवाइजर कैन डायरेक्टली कंट्रोल। मीन्स एक सुपीरियर होता है या जो सुपरवाइजर होता है वो कितने सबऑर्डिनेट को मैनेज या कंट्रोल करता है, वही है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये दो तरह का होता है, एक होता है वाइड और एक होता है नैरो। ठीक है। जहाँ वाइड होता है वहाँ पर उसको हम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। वहाँ क्या होता है, एक सुपीरियर काफ़ी ज़्यादा सबऑर्डिनेट को मैनेज कर रहा होता है, और यहाँ पर जो सिस्टम या स्ट्रक्चर चलता है वो फ्लैटर होता चला जाता है क्योंकि वो ऐसे जाता है। ठीक है। और जो सेकंड वन होता है नैरो, उसको हम बोलते हैं टोल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, जो एक सुपरवाइजर है वो बहुत कम सबऑर्डिनेट को मैनेज कर रहा होता है, उनमें से फिर एक सबऑर्डिनेट आगे फिर बहुत कम वो आगे वालों के लिए क्या बन जाता है, सुपरवाइजर। तो फिर जो अपने उसके सबऑर्डिनेट होते हैं बहुत कम सबऑर्डिनेट को मैनेज कर रहा होता है। तो इस तरह से लेवल बना दिए जाते हैं। ठीक है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो टोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें लेवल मोर होते हैं, और जो फ्लैटर होता है उसमें लेवल लेवल जो है वो लेसर होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो टोलर या टोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आएगी या कम आएगी। यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आती है क्योंकि यहाँ लेवल बना दिए जाते हैं, काफ़ी मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है इसमें, और जो फ्लैटर होता है उसमें कॉस्ट कम आती है। अब ये आता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो कहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। अभी देखिए, फ्लैटर में क्या होता है
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पर्सन को एक ही मैनेजर मैनेज कर रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा मुश्किल रहेगा बात को कर पाना, कोऑर्डिनेट कर पाना। और क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन के पास बहुत कम सबऑर्डिनेट हैं, तो यहाँ पर वो अच्छे से मैनेज करके चलता है। ठीक है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन था वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वाइड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिकम डिफिकल्ट। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, तो उनको मैनेज कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद नैरो स्पैन क्या कहता है, मोर कॉस्ट अफेक्टिव। नहीं, कॉस्ट अफेक्टिव नहीं होता यहाँ पर, तो कॉस्ट ज़्यादा आती है। बिकॉज ऑफ फ्यूअर लेवल, ये भी गलत बात है, लेवल फ्यूअर नहीं होते हैं, नैरो में बहुत ज़्यादा लेवल होते हैं। थस रिक्वायरिंग फ्यूअर मैनेजर्स, नहीं यहाँ पर ज़्यादा मैनेजर की ज़रूरत होती है। तो अगर यहाँ पर नैरो की जगह वाइड लिखा होता तो ये बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन अब क्या है, ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब हमारी असर्शन ठीक है और जो रीज़न है वो रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो गया, सी। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज दैट रिकॉग्नाइज देयर ब्रेथ एंड इंटरडिपेंडेंस। ये देखिए कुछ कंसेप्ट दे रखे हैं और उनमें से ही किसी एक का मीनिंग है ये, तो एक बार कंसेप्ट डिटेल में देख लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। पहला है प्रोडक्शन कंसेप्ट और उसके बाद है प्रोडक्ट कंसेप्ट। इन दोनों को मैं साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पर है प्रोडक्शन और यहाँ है प्रोडक्ट। प्रोडक्शन क्या कहता है, ये बोलता है कि यहाँ पर प्रोड्यूसर को या सेलर को ये ध्यान रखना है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी और वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ ये ध्यान नहीं दिया जाता कि प्रोडक्ट कैसा है या हमारा कस्टमर क्या मांगता है, यहाँ सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है। और यहाँ ये माना जाता है कि कंज्यूमर्स फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। ये कहता है कि कंज्यूमर वही चीज़ खरीदेंगे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगी और जो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी तो वो उसी को ही खरीद लेंगे। इसलिए हमें ध्यान किस पे देना चाहिए, प्रोडक्शन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये बोलता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो क्या बोलता है, वो कहता है कि हमें ज़्यादा ध्यान प्रोडक्ट के डिज़ाइन पर, उसकी क्वालिटी पर, उसकी पैकेजिंग पर देना चाहिए। देखिए, कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट पर ध्यान देता है। उसके बाद आता है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल को सेल करना चाहिए। उसके लिए आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, तो मीन्स ये ज़्यादा बेचने पर ध्यान देगा। ये कहता है कि जो प्रोडक्ट है उसको खरीदा नहीं जाता, उसको बेचा जाता है। इसका मतलब कंज्यूमर विल बाय प्रोडक्ट्स ओनली इफ द कंपनी प्रमोट्स सेल्स दीज प्रोडक्ट। मीन्स अगर कंपनी बेचेगी तभी कोई खरीदेगा। ठीक है, और फिर मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, ये फोकसेस ऑन नीड्स वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट्स एंड डिलीवरिंग सेटिस्फैक्शन बेटर देन कंपटीटर। ये कहता है कि फोकस किस पर होना चाहिए, जो आपकी टारगेट मार्केट है उसकी नीड और वांट पर होना चाहिए, जिससे आप उन्हें सेटिस्फैक्शन डिलीवर कर सको आपके कंपटीटर से ज़्यादा। ठीक है, तो मार्केटिंग कंसेप्ट इन सब से वाइडर कंसेप्ट है। उसके बाद वाला कंसेप्ट क्या है, होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक का मतलब क्या आता है, होल मीन्स हम समझ, होल से समझ सकते हैं, ये सब कुछ इंक्लूड करता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि बेस्ड ऑन डेवलपमेंट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज। मीन्स ये सब चीज़ों को इंक्लूड कर लेता है, जिसमें रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटीग्रल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, सबको इंक्लूड कर लेता है ये। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे आंसर क्या था, यहाँ हमने कंप्लीट इसका मीनिंग यहाँ पे देखा है। तो होलिस्टिक मार्केटिंग का ये कंसेप्ट ये था, जिसके अंदर डेवलपमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन सब चीज़ें इंक्लूड कर रहा है। तो होलिस्टिक कंसेप्ट हमारा आंसर हो गया। एक और रह जाता है यहाँ पर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। इसके अंदर 3 फैक्टर आते हैं, ये सोसाइटी, कंज्यूमर एंड कंपनी सबको इंक्लूड करता है। जिसमें क्या आता है, सोसाइटी में ह्यूमन वेलफेयर पर ध्यान देगा, कंज्यूमर की वांट सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देगा और कंपनी के प्रॉफिट पर ध्यान देगा। तो ये 3 फैक्टर को लेकर के चलता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी है। क्लियर, उसके बाद देख लेते हैं आगे। आगे है कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स अबाउट डाइट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाई। ये किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उससे पहले एनवायरनमेंट के जो ये टाइप्स दिए हुए हैं एक बार इनको देख लेते हैं क्या है ये। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या बोलता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस एंड देयरफॉर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। मीन्स ये क्या कहता है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो किसी भी कंपनी के आसपास हैं, जो उसकी बाइंग हैबिट को अफेक्ट करते हैं या
उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, वो आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तीन चीज़ों को लेकर के चलता है, जिसमें इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है, एवरीथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन मेड कम्स अंडर नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे कि लैंड है, एयर है, वाटर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो मैन मेड नहीं है। ठीक है, तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। उसके बाद कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है, इज अ सेट ऑफ बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, customs and behavior that are found to be common to everyone that is living within a certain population. Cultural environment shape the way that every person develops, influencing ideologies and personality. मीन्स जहाँ आप रहते हो आपके आसपास जो कल्चर मीन्स जो बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, उनसे आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी कैसी बनती है, और उसके बाद आप आगे कैसे डिमांड करते हो, और फिर वो डिमांड कैसे कंपनी को अफेक्ट करती है। तो ये सब किस में आता है, कल्चरल एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, दिस इंक्लूड द पॉलिटिकल सिस्टम, द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स द बिजनेस कम्युनिटी। मीन्स जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, जब नई गवर्नमेंट आती है वो पॉलिसीज बनाती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम बार बार चेंज होता है, मीन्स नई नई गवर्नमेंट का आ जाना, तो किस तरह से वो एक बिजनेस कम्युनिटी को अफेक्ट करेगी, तो वो आएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर बोला था बिलीव्स और एटीट्यूड्स अबाउट डाइट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो ये किस में थे, हमारे कल्चरल एनवायरनमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी। क्लियर, आगे देख लेते हैं। आगे द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग। अभी देखिए जो पूछ रहा है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स कौन सा है, यहाँ पर टाइप 1 एरर है, टाइप 3 एरर है, टाइप 2 एरर है। देखिए उससे पहले एक बार देखते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर होती क्या है। जो मैनेजर्स होता है जनरली डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेनिंग थ्रू सैंपल डाटा। देखिए उसके पास सैंपल डाटा है, उससे उसको क्या करना है, नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इससे रिलेटेड उसके पास दो तरह की एरर होती हैं, एक होती है टाइप 1 एरर और एक होती है टाइप 2 एरर। ठीक है, देखिए आगे, तो जो टाइप 1 एरर है वो क्या कहती है, रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। और टाइप 2 एरर को किससे डिनोट करते हैं, बीटा। अब इसको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ आपको कैसे याद रखना है कि क्या होती है ये। जो टाइप 1 एरर है इसको कैसे समझना है, जो टाइप 1 एरर होगी वो ऑलवेज ट्रू, हम सबसे पहले कोई भी चीज़ को ट्रू ही मानते हैं। जो सेकंड वाली है उसको मानते हैं फॉल्स, जो सेकंड नंबर पे आती है वो चीज़ अपने आप से फॉल्स ही होती है। ठीक है, जो टाइप 1 है हम मानते हैं कि वो ट्रू थी, लेकिन फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर ट्रू थी कोई चीज़ और उसको आप रिजेक्ट करे जा रहे हो तो इसका मतलब आपने एरर कर दी है, तो इसका मतलब वो कौन सी होगी, टाइप 1 एरर। सेकंड में क्या होता है, वो फॉल्स थी लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो एरर बनी है ना, तो इसका मतलब फॉल्स चीज़ को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो क्या होगी, टाइप 2 एरर हो गई। ठीक है, क्लियर, मीन्स फॉल्स को भी एक्सेप्ट करना टाइप 2, ट्रू को रिजेक्ट करना टाइप 1। बिल्कुल भी इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सोचते ऐसे सोचेंगे कि फर्स्ट नंबर पर होता है ट्रू, सेकंड नंबर पे होता है फॉल्स। अब ट्रू को रिजेक्ट करेंगे तो 1 एरर बनेगी, और फॉल्स को एक्सेप्ट करेंगे तो नंबर 2 एरर बनेगी। ठीक है, उसके बाद जो ये है टाइप 1 एरर, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द टेस्ट, और यही हमारा क्वेश्चन था। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, टाइप 1 एरर। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे हैं बोनस क्वेश्चंस जिनको हम थोड़ा जल्दी करते हुए चलेंगे। द सेलिंग कंसेप्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय फर्म्स विच सेल। अभी हमने सेलिंग कंसेप्ट पढ़ा, वो क्या कहता है, आपको माल को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, जिसके लिए आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कन्वीनियंस शॉपिंग एंड स्पेशलिटी जो गुड्स होती हैं तो अपने आप ही सेल हो जाती हैं। तो जो अनसोल्ड गुड होती है, जो बिकती नहीं है, जिसके बारे में आपका कस्टमर डिमांड नहीं करता या उसे पता नहीं है, तो उसको आपको ज़्यादा बेचने की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स उसके लिए एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, सेल्स प्रमोशन या कुछ एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको अलग से, तो वो क्या हो जाएगी, सेलिंग कंसेप्ट हो जाएगा, और वो क्या है, अनसोल्ड गुड्स। ठीक है, उसके बाद है मास्टर बजट। मास्टर बजट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ये सम टोटल ऑफ ऑल द बजट्स है, मीन्स समरी है सभी बजट्स की, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। उसके बाद है
इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज अ टाइप ऑफ। देखिए ये हमसे पूछ रहा है कौन से टाइप का एक्सपेंडिचर है। अब ये जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस है ये ऐसी एसेट पर है जो अभी हम उसको लेकर के आ रहे हैं, हमने खरीदी और अभी उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, मीन्स पुट टू यूज़ नहीं है, वो यूज़ नहीं हो रही है अभी, अभी बस आ ही रही है। तो अभी जो उसको इंस्टॉल करने से रिलेटेड जो खर्चे आएंगे वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो इंश्योरेंस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है द अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया इज रेफर टू एज। तो जो अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट हम पढ़ चुके थे, कंज्यूमर कोर्ट मीन्स हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा 3 कोर्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक स्टेट है और एक नेशनल लेवल की है। तो यहाँ अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट पूछिए हमसे, तो जो अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट है वो कौन सी है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। क्लियर? उसके बाद है विच ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट हैव एनी मैच्योरिटी डेट एंड इज वेरी सिमिलर टू इक्विटी। देखिए कंप्लीट और क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पूछा है कि मैच्योरिटी डेट नहीं होती जिसकी, मीन्स जिसको रिडीम नहीं किया जाता, तो वो नाम से ही पता चल रहा है वो होते हैं इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और हम पढ़ चुके हैं डिटेल में इन सभी प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, उसके बाद रिवीजन टाइम है, और जो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन थे वो हम यहाँ रिवाइज करेंगे। हाउ डू यू डिटरमाइन सप्लाई? देखिए सप्लाई को कैसे डिटरमाइन करेंगे? क्वांटिटी ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम, मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर कोई गुड बिकने के लिए रेडी है और मार्केट में है तो वो आपकी सप्लाई बन जाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? कौन सी एरर अफेक्ट नहीं करेगी? राइटिंग एन अमाउंट इन द रोंग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, अगर करेक्ट साइड पर डल गई है तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर डिपॉजिट इन ट्रांजिट? मीन्स डिपॉजिट इन ट्रांजिट है तो इसका मतलब आप उसको कैश बुक में प्लस कर चुके हो और वो अभी रास्ते में है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको माइनस करना था। वो माइनस आप वहाँ करते जहाँ कैश बुक का बैलेंस दिया होता, बट यहाँ बैलेंस की बात हो रही है बैंक स्टेटमेंट की, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? उसको माइनस करने की बजाय ऐड करोगे। ठीक है, इट विल बी एडिड। फिर आता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंक्लूड। इकोनॉमिक एफिशिएंसी में क्या इंक्लूड होता है? एलोकेटिव एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ये सब इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके बाद अनफेवरेबल बैंक बैलेंस होगा तो उसका मतलब है कि आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन हायर बैलेंस इन द कॉलम ऑफ कैश बुक? मीन्स कैश बुक में हायर बैलेंस कैसे हो जाएगा? अगर चेक पेड किया है आपने, मीन्स चेक डिपॉजिट करवाने के लिए बैंक में भेज दिया है, तो इसका मतलब आपने उसको प्लस कर दिया है अपनी कैश बुक में, तो वो ज़्यादा दिखाएगा आपका बैलेंस। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी? डिमांड क्या होती है? अमाउंट ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, वही क्या है? डिमांड। ठीक है, और जो ग्रेस पीरियड होता है वो कितने का होता है? 3 डेज का होता है। फिर आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग? जो ऑप्शंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर था? लेजर। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग बैलेंसेस अपीयर्स इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस? क्रेडिट साइड में क्या जाता है? गेन जो कि क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी भी क्रेडिट होती है और रेवेन्यू भी क्रेडिट, मीन्स हमारा आंसर क्या था यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, इसे कौन प्रिपेयर करता है? कस्टमर ऑफ द बैंक। क्लियर? यस फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर भी करिए, और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग, थैंक यू।